हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पहला यूनिट शुरू करेंगे जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये दो टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करती है। रेट ऑफ रिएक्शन और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और मैकेनिज्म, इन सब के बारे में डील करने वाली ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। अब बात करें हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो जो कोई भी हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, यानी दोनों के कंसंट्रेशन में चेंजेस आते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। तो हम दोनों के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। हम देखेंगे कि यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज़ हो रही है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज़ हो रही है। तो पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? अगर एक जनरल केमिकल रिएक्शन हम लिख लेते हैं ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन टाइम, या दूसरे टर्म में क्या लिख सकते हैं? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम। और क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम। और क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन टाइम। ये सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। किसी के टर्म में भी निकालें, ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो सेम आएगा, चाहे ए के रिस्पेक्ट में निकालो, बी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में या डी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब बात करें कि इसकी यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की। तो देखें ऊपर क्या है? कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? उसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। और नीचे क्या है? टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो ओवरऑल जो यूनिट होगी रेट ऑफ रिएक्शन की क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कभी कभी टाइम को मिनट में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि एक गिवन टाइम इंटरवल के जो के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी। यानी रिएक्टेंट ए के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए हैं, रिएक्टेंट बी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी हैं और प्रोडक्ट सी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सी हैं एंड प्रोडक्ट डी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डी हैं। देन इस केस में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे साइन डेल्टा का, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है, एक मेजरेबल टाइम इंटरवल है, यानी लार्ज टाइम इंटरवल एक तरह से है। तो यहाँ पे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे चेंज को। तो हम ए के रिस्पेक्ट में जब लिखेंगे, रिएक्टेंट ए के लिए लिखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए तो क्या आ जाएगा? डेल्टा ए बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए, आगे साइन लगा दिया डेल्टा का, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी टाइम इंटरवल। और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नीचे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस साइन। ऐसे ही बी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं हम लोग, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी और नीचे बी रहेगा और साइन क्या लगाएंगे? माइनस, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, इसकी भी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ऐसे ही जब सी एंड डी के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगी, तो इसलिए पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो इस तरह से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, जितना भी यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे क्या करेंगे? डिवाइड भी करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? तो किसी एक गिवन इंस्टेंट पर या गिवन टाइम पर क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट या टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक इंस्टेंट लेना है, दैट इज जो टाइम इंटरवल हम पहले ले रहे थे एवरेज में, वो क्या होगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा। टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, बहुत स्मॉल होगा, नियरली इक्वल टू जीरो होगा, टेंस टू जीरो होगा। ऐसे केस में हम मैथमेटिक्स कैलकुलस में पढ़ते हैं कि डेल्टा को डी के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज डिफरेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जहाँ डेल्टा वहाँ पे क्या कर दें, डी कर दें, तो क्या हो जाएगा, एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकल के क्या आ जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। बाकी सब कॉन्सेप्ट वही है जो एवरेज का था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड भी कर देना है। रिएक्टेंट्स के लिए माइनस साइन रिप्रेजेंट करेंगे और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो देयर आर 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। ये 4 फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। पहला, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में समझ लें कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे अफेक्ट करता है। देखिए बहुत सारे हम रिएक्शंस देखते हैं जो स्लो होती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस फास्ट होती हैं, ये सभी उनके रिएक्टेंट्स के नेचर की वजह से हो रहा है। सभी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स अलग अलग हैं, सभी रिएक्टेंट्स का नेचर अलग अलग है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सबका अलग अलग है। लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की बॉन्ड ब्रेक होंगे और उसके बाद प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें नए बॉन्ड का फार्मेशन होगा। प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, बॉन्ड का फार्मेशन होगा और बॉन्ड फार्मेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। यानी एक रिएक्शन होने में बॉन्ड ब्रेक होता है और साथ साथ बॉन्ड का फार्मेशन भी होता है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड भी होती है और एनर्जी रिलीज भी होती है। तो जो नेट एनर्जी दोनों का आएगा वो क्या होगा, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट होता है। इसी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी डिफरेंट होता है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो इसी एनर्जी पर डिपेंड करता है, नेट एनर्जी पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग में कितनी एनर्जी लगेगी और बॉन्ड फार्मेशन में कितना प्रोड्यूस होगा। दोनों की नेट एनर्जी ही क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नेट एनर्जी डिफरेंट रिएक्शन की डिफरेंट है, इसीलिए क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट है। और जो ये नेट एनर्जी डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो पूरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो क्या लिखेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन क्या करता है, रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। एंड एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। द नेट एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस एंड हेंस ROR में दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन आर डिफरेंट. Net energy depends on the nature of reactants. In this way we can say that कि rate of reaction depends on nature of reactants. ठीक है, तो यहाँ तक सिर्फ आप लिखिए, थ्योरी कंप्लीट हो गई इसकी. ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, एक एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे इसको. तो ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन एंड ऑक्सिलेट आयन, क्या देख रहे हैं एग्जाम्पल में, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन एंड ऑक्सिलेट आयन. किसके साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, एसिडिफाइड KMnO4 के साथ. एसिडिफाइड KMnO4 के साथ हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किसका, फेरस आयन एंड ऑक्सिलेट आयन का. Fe+ फेरस आयन है और C2O4 क्या है, ऑक्सिलेट आयन है. तो ये दोनों रिएक्शंस को अगर देखें, हमें यहाँ देखें रिएक्शन आप याद हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है. पहला क्या होता है कि इसका जो ऑक्सीडेशन है Fe+ का ऑक्सीडेशन, ये क्या होता है, ये बहुत फास्ट होता है. ठीक है, फेरस आयन का जो ऑक्सीडेशन है वो फास्ट है बहुत. तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन इज वेरी फास्ट. ये क्या है, वेरी फास्ट है. एंड जबकि अब दूसरा देखें ऑक्सिलेट आयन का, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सिलेट आयन इज स्लो. ये क्या है, स्लो है. इन दोनों रिएक्शंस में जो KMnO4 है इसका पिंक कलर डिसअपियर होता है. जब हम फेरस आयन का ऑक्सीडेशन कराते हैं एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, तो इसका जो पिंक कलर है वो बहुत फास्ट
डिसअपियर हो जाता है, जबकि ऑक्सीलेट का जब करते हैं ऑक्सीडेशन तो ये स्लो डिसअपियर होता है। तो ये दोनों रिएक्शंस की स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, फेरस आयन एंड ऑक्सीलेट आयन, इन दोनों का नेचर डिफरेंट है। इनका नेचर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसमें इन रिएक्शंस में रिड्यूसिंग एजेंट फेरस आयन और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीलेट आयन दोनों का नेचर डिफरेंट है। इस वजह से दोनों रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है? डिफरेंट है। ये विथ एग्जांपल हम ये सब लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं सेकेंड फैक्टर पर, जो कि एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालती है, ये हमें देखना है। चलें, इसके लिए क्या होगा, एक थ्योरी है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालती है। किस थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे? कोलिजन थ्योरी से। देखिए कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाले कोलिजन पर डिपेंड करता है। किस पर? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाले कोलिजन पर डिपेंड करता है। यानी जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा कोलिजन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही इंक्रीज होगा। अब देखें जो कोलिजन्स होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, उनमें से सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं। कुछ ही कोलिजन होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जिन पर डिपेंड करता है उनको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। अब इफेक्टिव कोलिजन कौन से मॉलिक्यूल करेंगे? जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी के इक्वल होगी या फिर उससे ग्रेटर होगी, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या उससे फिर ज़्यादा है, उनके ही कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होते हैं, अदर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा डिटेल में कर दिया क्योंकि आगे भी यूज़ करने वाले हैं हम लोग। यहाँ फिर सिर्फ अगर इस फैक्टर पे हम बात करें कंसंट्रेशन वाले फैक्टर पर, तो यहाँ देखें क्या हो जाएगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं। इन्हीं कोलिजन की वजह से क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन ROR डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जितना ज़्यादा कोलिजन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही हाई होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। अब हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ कोलिजन। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का उतना ही ज़्यादा कोलिजन की पॉसिबिलिटी होगी। कैसे? अगर एक छोटे से वॉल्यूम में, मान लीजिए इस वॉल्यूम में 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कोलाइड करेंगे, और जब इतने ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा हो जाएं तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे कोलिजन की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, यही नंबर ऑफ कोलिजन भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो उन नंबर ऑफ कोलिजन में से जो इफेक्टिव कोलिजन होंगे वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इस केस में ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और इस केस में ROR रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? लेस होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर इज द नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? कंज्यूम्ड होते हैं, यानी खर्च होते हैं, खत्म होते हैं। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज। इसलिए जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा, और हैंस रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेज एज टाइम पासेस। इसलिए जैसे जैसे टाइम पास करता है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे टाइम पास करेगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की डिक्रीज होगी और नंबर ऑफ कोलिजन भी डिक्रीज हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता चला जाएगा। चलिए इसको एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, अगर इस स्टेटमेंट को हम लोग ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं।
जैसे चलिए ये हमारा टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पर, और इस पर ले रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए इस पर क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो इसका जो ग्राफ आता है इस तरह से आता है। इस तरह से ग्राफ कुछ आएगा। देखें इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इधर इस साइड देखें इस तरफ, जब हमारा टाइम स्टार्टिंग टाइम है शुरू में, तो देखें हमने एक टाइम इंटरवल ले लिया इस पे, तो ये एक टाइम इंटरवल हो गया डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया डेल्टा टी। इस टाइम इंटरवल में अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करें तो क्या आ रहा है, देखें यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यानी इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन कितना, इतना है, ये इतना पूरा चेंज इन कंसंट्रेशन है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ गया और आगे आता है, यहाँ पर अगर हम एक उतना ही टाइम इंटरवल मेज़र करें जितना यहाँ पहले लिया था उतना ही लेना है, सेम टाइम इंटरवल पे अगर देखें यहाँ पर, तो अब जो कंसंट्रेशन में चेंज हम देख रहे हैं वो क्या दिख रहा है, देखिए इतना ही है। सेम टाइम इंटरवल लिया लेकिन चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, बहुत स्मॉल है। यहाँ पर उतने ही टाइम इंटरवल में चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका देखें ये इधर लिया ना, इस जीरो की, ये जीरो यहाँ पर है, तो जब स्टार्टिंग में हमने लिया शुरू में सेम टाइम इंटरवल में ही चेंज इन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, और हमने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपन टाइम। तो इस टाइम इंटरवल के लिए हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हाई है, और इस टाइम इंटरवल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बहुत लो है, बहुत कम है। यानी इसका मतलब क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसको प्रैक्टिकली ग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी एक रिएक्शन ले लें, उसमें क्या करें, टाइम के साथ हम कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करें, एक ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ ये शो करता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, क्योंकि जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड फैक्टर में देखेंगे टेम्परेचर, कि टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे इफेक्ट डालता है। तो टेम्परेचर देखा जाए तो दो तरह के हमें टेम्परेचर के इफेक्ट दिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर। पहला ये होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत से रिएक्शंस हैं जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होता ही नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसको हम हीट करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। मीन्स टेम्परेचर एज अ इनिशिएटर भी काम करेगा, टेम्परेचर एज अ इनिशिएटर भी काम करेगा, रिएक्शन को स्टार्ट करने में भी काम करता है और साथ ही साथ रेट बढ़ाने में तो काम करता ही है। तो हम इसको दो पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। पहला हम लोग पार्ट देखेंगे ROR इंक्रीजेज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर राइज करने पर, बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्या कैसे होता है। देखें जब हम टेम्परेचर में 10 डिग्री का राइज़ करते हैं, यानी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो नियरली 2 टाइम्स हो जाता है, कभी कभी 3 टाइम्स भी हो जाता है। तो लिखेंगे ROR रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल, सम टाइम इवन ट्रिपल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल से ट्रिपल हो सकता है, 2 से 3 गुना हो सकता है। तो इस टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म बनाते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, KT+10 डिवाइड बाई KT इज़ नियरली इक्वल टू 2 to 3, 2 से 3 के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये KT+10 क्या है, यहाँ पर KT+10 को हम बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट एट टेम्परेचर KT को बोलते हैं रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। KT क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। रेट कांस्टेंट हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे इस पर, इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे डेफिनेशन के साथ, फार्मूले के साथ। अभी आप यहाँ पे याद रखिए कि KT क्या है, रेट कांस्टेंट है T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और KT+10 क्या है, ये भी रेट कांस्टेंट है लेकिन T+10 डिग्री सेल्सियस पर। यानी दोनों रेट कांस्टेंट जो लिए गए हैं ऐसे दो टेम्परेचर पे लिए गए हैं जिनके बीच का डिफरेंस
10 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 10 डिग्री सेल्सियस है। चलिए, तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा कितना आएगा? 2 to 3 टाइम्स। कितना आएगा? 2 to 3 टाइम्स। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, क्यों हो रहा है ऐसा। हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज कर रहा है, इस बात को समझते हैं। देखें, तो अभी पीछे कोलिजन थ्योरी के बारे में बताया था कि कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाले कोलिजन पर डिपेंड करता है, और भी हर कोलिजन, प्रत्येक कोलिजन पर डिपेंड नहीं करेगा, एवरी कोलिजन पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? इफेक्टिव कोलिजन पे। और इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं? उन मॉलिक्यूल्स के कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होंगे जिनके पास एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। Collision is effective when molecules have a required minimum energy called as threshold energy। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो एक मॉलिक्यूल्स है, नंबर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स की संख्या है जिनके पास जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है, वो ऑलमोस्ट क्या होती है? 2 से 3 गुनी हो जाती है। पहले क्या था? इसको अगर एक ग्राफ के थ्रू दिखाया जाए, अगर तो इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे दिखा देंगे डेल्टा एन अपन एन, ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और ये क्या है? एनर्जी। इस पर दिखा रहे हैं एनर्जी। एक ग्राफ यहाँ से कर लेते हैं 0 से स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरह का कुछ ग्राफ होता है। देखें, यहाँ पर ये जो रीज़न है जिसको हमने शेडेड कर दिया है, ये रीज़न है थ्रेशोल्ड एनर्जी का, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईटी से। यानी क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है वो क्या है? बहुत कम है। देखें यहाँ से ग्राफ, यहाँ देखें इस टाइप, इतना ही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ये वाले हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। तो अब क्या होगा कि जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज कर दे रहे हैं, ये किस डिग्री सेल्सियस पे है? ये जो ग्राफ है वो T डिग्री सेल्सियस पर है। अब अगर हम देखें कि अगर T + 10 डिग्री सेल्सियस पे हो तब ग्राफ कैसा होगा? चलिए इसको भी साथ में ड्रा कर देंगे। ये हमारा था ET T डिग्री सेल्सियस वाला। अब जब हम टेम्परेचर को T + 10 कर देते तो क्या होता है? ये ऐसा हो जाता है। गलत हो गया। तो ये पहला था, ये T डिग्री सेल्सियस वाला है। चले, अब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाता है। यानी ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी वाले नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, पहले से क्या होते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। पहले से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो व्हेन टेम्परेचर इज राइज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी बिकम्स ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। क्या होता है? पहले ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल था इतना था, अब क्या हो गया? उसका लगभग 2 से 3 गुना हो गया। कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने? T
प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के बाद ये हो रहा है कि नंबर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है, उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या जो है वो क्या हो रही है, 2 से 3 गुनी हो जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सेकेंड पार्ट कि टेम्परेचर इनिशिएट्स द रिएक्शन। टेम्परेचर क्या करता है, रिएक्शन को इनिशिएट करता है, शुरू करा सकता है। तो क्या होगा, ऐसे बहुत से रिएक्शंस हैं जो रूम टेम्परेचर पर नहीं होते हैं। तो अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन आर नोन विच डू नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर बिकॉज देयर आर नो मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी, इक्वल आर ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होते हैं कि ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या उससे ग्रेटर है, इसलिए कोई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 0 है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रही है। और व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करता है, और इसके क्या होगा, इससे क्या होगा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ग्रेटर हो जाएगी। और जैसे ही एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ग्रेटर हुई, रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा टेम्परेचर के 2 तरह के इफेक्ट हैं, एक जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, और दूसरा ऐसी रिएक्शन जो रूम टेम्परेचर पे स्टार्ट नहीं होती हैं उनको टेम्परेचर इंक्रीज करके स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों को हमने एक्सप्लेन कर लिया कैसे होते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कैटालिस्ट की, कि कैटालिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं लेकिन खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इनका खुद के अंदर केमिकल चेंजेस नहीं होगा कोई भी। तो कैटालिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन हो, हर रिएक्शन का एक एनर्जी बैरियर होता है। हर रिएक्शन का क्या होता है, एक एनर्जी बैरियर होता है। एनर्जी बैरियर का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी है, वो एनर्जी इंक्रीज करते करते एनर्जी बैरियर के इक्वल होगी, और जब एनर्जी बैरियर के इक्वल एनर्जी हो जाएगी तो उस समय एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फार्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको बोल रहे हैं एनर्जी बैरियर। ये हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है, हर रिएक्शन का एक डिफरेंट एनर्जी बैरियर है। और यहाँ पे जो है इसको हम ईपी बोल दे रहे हैं, ER बोल दे रहे हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो एनर्जी बैरियर से कम है। अब इनकी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पहले एनर्जी बैरियर के इक्वल होगी, तो उस समय एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फार्म होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, और प्रोडक्ट की एनर्जी इन रिएक्टेड की एनर्जी से भी कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। अब देखें, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी है उससे हायर है क्या, एनर्जी बैरियर। तो अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करना होगा, यानी इनको कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इस रिक्वायर्ड एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, लिखते हैं EA से। ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फार्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फार्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक एनर्जी है, वो एनर्जी बैरियर से क्या है, कम है। अब एनर्जी बैरियर के इक्वल करना है तो इसको बाहर से एक एनर्जी देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड होगी, उसको बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखें, अब जितना एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही स्लो हो जाएगा। जितना एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही स्लो होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को टाइम लगेगा, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा रिएक्शन उतना ही स्लो हो जाएगा। तो कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो कैसे इंक्रीज़ करता है, वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिक्रीज़ होगी, जब ये एनर्जी बैरियर क्या हो जाए, नीचे आ जाए, एनर्जी बैरियर नीचे आ जाए। तो जो हमारा कैटालिस्ट होता है वो क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है। क्या कर देता है, अल्टरनेट प्रोवाइड पाथ। ये वाला जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है, जो सेकंड वाला ग्राफ ड्रा किया नीचे वाला वो क्या इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है।
इसने क्या किया, एक ऐसा अल्टरनेट पाथ दे दिया जिसकी एनर्जी बैरियर क्या है, एनर्जी बैरियर लो है। अब जब एनर्जी बैरियर लो हो गया तो ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी। और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी every chemical reaction have a energy barrier. Molecules have to pass this barrier to form activated complex which further breaks to form product. every chemical reaction have a barrier, ये एनर्जी बैरियर, किसी भी रिएक्शन का एक एनर्जी बैरियर होता है और मॉलिक्यूल्स को इस एनर्जी बैरियर को पास करना होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। देखिए, हायर द एनर्जी बैरियर लेस विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, जितना हायर एनर्जी बैरियर हायर होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही स्लो होगा, लेस होगा। और कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ विथ लोअर एनर्जी बैरियर, हैंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। कैटालिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ देता है जिसके लिए एनर्जी बैरियर लोअर होता है, कम होता है। और जब एनर्जी बैरियर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा और उसको अफेक्ट करने वाले चारों फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।